हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को हम पर आप बता रहे थे, रिवाइज करवा रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट हम लोग कितने तक देख लिए थे? पार्ट 3 तक देख चुके थे। यानी कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स करा दिए थे इस चैप्टर से, कुछ सब्जेक्टिव करा रहे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप लोग को इम्पोर्टेंट, जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आता है पहला में यहाँ पर, क्या? कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए कूलॉम साहब 2 नियम दिए थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मैग्नेटोस्टैटिक्स में दिए थे। तो हम लोग को फिलहाल पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्या, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, देखिए जितने भी हम बता रहे हैं सब सब्जेक्टिव सब का आपका पीडीएफ आपके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने बता रहे हैं सबके सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका नोट्स, हेड राइटिंग नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सब जितने बता रहे हैं वहाँ से जाके अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, ताकि आपके बोर्ड में जो 2022 की जो बोर्ड होने वाला है 12th का में, उसमें आप अच्छा से फिजिक्स में रैंक उठा सकते हैं, ठीक है। तो अपना नोट्स भी कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप नोट्स कर सकते हैं। तो देखिए कोलम्बियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा आखिर में ये क्या चीज होता है। तो देखिए क्या होता है, लिख रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू कोलम्बियस लॉ, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law in electrostatics, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Coulomb's law के अनुसार, ठीक है, जो 2 चार्जेस होते हैं, कौन कौन से चार्ज, Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। ये दोनों चार्ज कोई भी चार्ज हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो सकता है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ये दो चार्ज दोनों एक चार्ज जिसकी नेचर 2 होती है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली, तो ये दोनों चार्ज किसी भी नेचर का हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। हर कंडीशन में फोर्स लग सकता है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे, आप पढ़े भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका चार्ज लाइक हो तो उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। और अनलाइक चार्ज होता है तो उसे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बोलते हैं। इस नेचर के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये 2 चार्जेस है, कोई भी 2 चार्जेस मान लो, चाहे पॉजिटिवली मान सकते हो या नेगेटिवली मान लो। तो ये 2 चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड है किसी r डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो जब r डिस्टेंस पर 2 चार्ज सेपरेटेड है, तो इस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगा, जिसे कोलम्बियस फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, वो ये दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है। ये कूलॉम साहब का कहना था। यानी कहने का मतलब है कि 2 चार्ज के बीच जो 2 चार्ज होती है, उस दोनों चार्ज की जो जितनी मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, उस चार्ज के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होती है, कोलम्बियस फोर्स जो होती है, उस दोनों चार्जों की मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। यानी कि उन्होंने बताया है कि the acting electrostatic force between 2 charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of 2 charges। यानी कहने का मतलब है कूलॉम्स के अनुसार बताया गया क्या, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा या कोलम्बियस फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये दोनों चार्ज के मल्टीपल के। यानी कि Q1 इंटू Q2 कि क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होती है, ये दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो उस चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन क्या माने, फर्स्ट माने। अब दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा देखिए, दूसरा क्या देखिए, ध्यान से देखिए। अगर ये दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर भी डिपेंड करता है। अगर
दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए तो उस दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम जाएगा। तो इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच के पर भी डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है अगर उस दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए तो उस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियस फोर्स घट जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर कूलम्ब साहब ने क्या बताया कि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि द एक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस। यानी कहने का मतलब है कि पहले केसेस में उन्होंने क्या बताएं, पहले केस में बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, और दूसरी कंडीशन बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस। यानी कहने का मतलब है किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाएगी तो उस कंडीशन में उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ जाएगा, और जब उस दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर बढ़ा दी जाता है तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा। तो इस हिसाब से कूलम्ब्स लॉ के अनुसार बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम चार्जेस। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट में जो एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों और इसकी इनवर्सली, तो एक और दो से हम लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट K आया। इस कांस्टेंट K को हम लोग बोलते हैं कूलम्बियस कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसका नाम होता है, ठीक है ना। और इसकी जो K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसे बोलते हैं, समझ आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इसे बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि कूलम्बियस लॉ की जो फॉर्मूला थी ऑफ कोर्स ये वाला इसका मतलब होता है। यानी कहने का मतलब कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला होती है वो F = Q × Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर, K Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। K क्या है? K के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्रकार की कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल को हटाने पर क्रिएट होता है। यानी कि ये था आपका कूलम्बियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पूछा जाता है, पूछा क्या जाएगा व्हाट डू यू मीन्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर व्हाट डू यू मीन्स बाय कूलम्बियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिखना है कि द एक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them charges, that is called क्या कहलाएगा? कूलम्ब्स लॉ कहलाएगा। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये आपका क्या था? ये आपका कूलम्ब्स लॉ था जो आपको लिखना था, इतना पूरा लिखना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेगा। आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, चलते हैं दूसरा नंबर देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आता है, इसको आपको समझाते हैं कि इसकी क्या क्या हो सकती है प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है हम लोग की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की क्या चीज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा। तो याद रखिएगा जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, कोई भी एक चार्जेस रेस्ट कंडीशन हो तो केवल और केवल क्या करता है? ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये मैग्नेटिक
प्रोड्यूस किस तरह से करता है? तो देखिए, जब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट कंडीशन में छोड़ दी जाती है तो वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट करता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहां पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब है कि आप क्या करिएगा ना, किसी भी चार्ज को रखिएगा तो उस चार्ज के पास में अनदर चार्ज ले जाइएगा तो वहां पर वो चाहे तो चार्ज क्या होगा, रिपेल्स करेगा, चाहे तो अट्रैक्ट करेगा। और वो तब करता है जब उसके बीच में लगने वाला फोर्स हो, और ये फोर्स तब लगता है जब उस चार्ज के द्वारा क्रिएट की जाए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि जब हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किसे करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो अप टू कहां होता है, इन्फिनिट तक होता है। ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये मेरा Q, तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, जिसकी फॉर्मूला होता है AQ। फॉर्मूला क्या होता है, EQ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज द चार्ज। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, EQ। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिकली या किसी भी चार्जेस बॉडी का वह प्रॉपर्टी होती है जो उसके चारों तरफ क्रिएट होता है, जहां पर क्या होता है ना, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब समझना आप लोग को आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्रकार की इमेजिनरी लाइंस होती है जो ड्रॉ किया जाता है किसके चारों तरफ, तो किसी भी एक इलेक्ट्रिकली चार्जिस्ट बॉडी के चारों तरफ किया जाता है, अराउंड इट किया जाता है, और उसी इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग को फिलहाल समझना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ध्यान समझिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी देखिए, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और आउटवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस बाय पॉजिटिवली चार्ज up to infinite and inward direction produced by negatively charged from infinite। लिखे क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा जब पॉजिटिवली चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक मैंने क्या लिया, एक पॉजिटिवली चार्ज लिया, इस पॉजिटिवली चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन होगा, वो एक्चुअली में इस चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा जो इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ये दूसरी बात मैं लिखा हूं इसी में कि जो अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो नेगेटिवली चार्ज इन्फिनाइट से इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है। समझ में आ रहा? ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज के द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी उस चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी जो कि इन्फिनाइट तक जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज के द्वारा जो क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट होगा। यानी कहने का मतलब यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, कहां से, इन्फिनाइट से। अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो उस कंडीशन में उस चार्ज के द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी तरफ होता है, यानी कि इनवर्ट होता है, इन्फिनाइट से आते हुए नजर आएगा। और ये कहां से होगा, इन्फिनाइट की ओर जाएगा जहां से ये क्रिएट की जा रही है, यानी कि आउटवर्ड और ये इनवर्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? दूसरी प्रॉपर्टी को देखिए ध्यान से। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन
cannot intersect to each other because at the intersection at the intersection point we obtained two direction of electric field which cannot be possible. लिखे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी ऑब्टेन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन नॉट बी पॉसिबल. मतलब लिखे हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को. अगर इंटरसेक्ट कर लेता है तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर एक वेक्टर क्वांटिटी के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो वो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है ये. तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी भी एक पॉइंट पर, तो इंटरसेक्ट करने पर जो इसकी क्या होगी, टेंजेंट जो होती है, एक्चुअली में टेंजेंट क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता. तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो इसकी दो डायरेक्शन बन जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड 2. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान दें इसकी डायरेक्शन दो बन गया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं. यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है. इस बात को याद रखिएगा. अगर पूछ भी देता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई, कहता है कि वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते. अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए तो उस कंडीशन में इसकी दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर पाता है. इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है. तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी था, समझ में आया. अब इसका देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी, तीसरी प्रॉपर्टी. इसको देखिए, इसकी कितनी प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं. ठीक है ना, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं. तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी नंबर तीसरा देखते हैं. इसको मिटा देंगे. तीसरी प्रॉपर्टी देखिए. ठीक है, देखिएगा तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are uniformly and non-uniformly nature. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली नेचर का होता है. मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ये दूसरे की यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे का पैरेलल हो सकता है. इसका मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन सेम होगा और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तीनों सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक्चुअल में सेम होगा. तो ऐसी नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी नेचर को यूनिफॉर्मली नेचर बोला जाता है. और जब इसकी क्या होगी, इसकी इस तरह से होगा, सेम नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन इसके एंटी पैरेलल भी हो सकता है, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकता है. तो इस कंडीशन में से क्या कहते हैं, इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली बोलते हैं. यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली दोनों तरह का होता है. ये नेचर का होता है इसकी. इसके पास एक प्रॉपर्टी नहीं है. चौथी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं. क्या प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी इसकी देखिए. तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स do not
सडनली ब्रेक। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अचानक टूटता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी जो पांचवा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, और परपेंडिकुलरली passes through to plane। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पासेस थ्रू होता है एक प्लेन से, या फिर एक प्लेन पर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली होती है। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कि क्या एक प्लेन है, तो इस प्लेन की क्या होगी, चार्जेस जो होगा पॉजिटिवली चार्ज इस पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्चुअली में इस प्लेन पर क्या होगी, परपेंडिकुलरली ऑटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली होगी। क्या होगा, परपेंडिकुलरली होगा। इस बात को याद रखिएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऑटवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज ही है, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से। ये एक प्लेन हो गया, ये आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली पासेस थ्रू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी प्लेन के किस तरह से पासेस होता है, कितने डिग्री के साथ, तो 90 डिग्री के साथ। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला चलते हैं आपका अगला प्रॉपर्टी पर। तो अगला प्रॉपर्टी आपका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहना प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are never closed loop। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में नहीं होता। क्लोज लूप का मतलब इस तरह से नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अगर ये ऐसा हो ही जाता तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता, और जब इंटरसेक्ट कर देता तो इसकी दो डायरेक्शन बन जाता, जो कि पॉसिबल था ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करता है, नेवर क्लोज लूप, मतलब कहने का इसकी क्लोज लूप होता ही नहीं है, मतलब इसकी बंद वाक्य होता ही नहीं है। दैट मींस कहने का मतलब ये बंद अगर बन जाएगा तो इस कंडीशन में इसकी दो इंटरसेक्ट कर जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए इस तरह से नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। दैट मींस कहने का मतलब ये क्लोज लूप इसका नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्लोज लूप तो होता क्या, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्लोज लूप तो नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा ओपन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला रहेगा। ओपन का मतलब वक्र नहीं, मतलब क्लोज लूप नहीं रहेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला आपका क्या है, अगला आपका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, so by tangent draw on the electric field। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो दिखाया जो जाता है वो टैंजेंट के द्वारा दिखाया जाता है। डायरेक्शन कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हुआ मान लेते हैं किसी भी चार्ज के द्वारा, तो यहाँ पर जो इसकी टैंजेंट जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। टैंजेंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होती है वो कर्व के रूप में हो सकता है, कर्व के रूप, लेकिन क्लोज कर्व नहीं हो सकता, ओपन कर्व हो सकता है। मतलब इस तरह से होगा, लेकिन इस तरह से पूरा गोल नहीं होगा। और इस तरह से जब होगा तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, तो उसकी जो डायरेक्शन जो शो करता है एक्चुअली वो टैंजेंट शो करता है। ये आपका टैंजेंट हो गया। टैंजेंट का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास के मैथ में कि टैंजेंट नाम की क्या चीज होती है, जिसे हम लोग हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। याद आया कुछ? टैंजेंट, टैंजेंट, टैंजेंट लाइन जिसे बोलते हैं, सर्कल चैप्टर में पढ़े होंगे 10th क्लास के मैथ में, उसी को टैंजेंट बोलते हैं। कि टैंजेंट क्या करता है ना, टैंजेंट इज द शो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी जो शो करता है वो टैंजेंट के द्वारा शो किया जाता है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, कूलम्बियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो मैंने इतना आप लोगों को क्लियर किया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।